Hello students, welcome back HOT 321 Post Harvest Management and Value Addition of Fruits and Vegetable Lecture 3rd Pre-Harvest Factor Affecting Post-Harvest Quality। प्री हार्वेस्ट फैक्टर मतलब जो हार्वेस्टिंग से पहले जो भी कारक रहे जो कि पोस्ट हार्वेस्ट तुड़ाई के बाद के फल की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके बारे में अपने इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं जो प्री हार्वेस्ट हैं, मतलब हार्वेस्टिंग से पहले के कारक जो पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तुड़ाई के बाद की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। दिस फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो ये फैक्टर होते हैं इनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल सारी समझते हो, जो वातावरणीय कारक होते हैं, जैसे तापमान है, रेन है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी है। ठीक है, ये चीज़ें। और दूसरा होता है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर जैसे कोई कल्चरल ऑपरेशन किया, उसके अंदर आपने इरिगेशन दिया, ठीक है, जहाँ कोई उसके ऊपर आपने प्लांट प्रोटेक्शन मेजर के लिए कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव किया, कोई ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव किया, जहाँ आपने उसके ऊपर कोई न्यूट्रेंट दिया, फर्टिलाइज़र दिए, वो सारे के सारे आपके कल्चरल फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले अपने चलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर पहला आ जाता है टेम्परेचर, तापमान, मैच्योरिटी, कलर, शुगर, एसिडिटी एक्सेट्रा। जो मैच्योरिटी होती है फल की, मतलब परिपक्वता कह लो, ठीक है, कलर होता है फल का, ठीक है, रंग, शुगर है उसके अंदर जो मिठास होती है, जहाँ उसके अंदर जो खटास होती है, एसिडिटी होती है, वो सारे के सारे टेम्परेचर प्रभावित करता है। इन चीज़ों को टेम्परेचर भी प्रभावित करता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर रिड्यूस द क्वालिटी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो फल की क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर के अंदर तुमने कई बार देखा होगा कि जो सन बर्निंग या ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि भाई ज़्यादा धूप के अंदर, गर्मी के अंदर फल झुलस जाते हैं, ऐसा तो वो क्वालिटी को डिटोरेट करता है, क्वालिटी को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल है जैसे सिट्रस के अंदर ऐसा होता है, जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो ख़राब करता है। रेडिश के अंदर, मूली के अंदर भी ख़राब होता है। स्पिनच जो पालक है वो उसकी भी क्वालिटी को प्रभावित करता है। जब कॉलीफ्लावर जो पत्ता गोभी होती है उसकी क्वालिटी को भी ये प्रभावित करता है टेम्परेचर। एंड इंक्रीज द क्वालिटी इन ग्रेप्स, मेलन्स, टोमेटोज एक्सेट्रा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो जो ग्रेप्स होता है, जब परिपक्वता के ऊपर होता है तब उसको थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो ग्रेप्स की क्वालिटी को जो बढ़ाता है। अब मेलन्स हैं, जैसे मस्क मेलन है, वाटर मेलन है, ठीक है, जैसे तरबूज, खरबूज, ये तो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज़्यादा मिठास होगी इसके अंदर, तो उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। और टमाटर की भी कुछ हद तक ये क्वालिटी को बढ़ाता है। लो टेम्परेचर कॉज चिलिंग एंड फ्रीजिंग इंजरी। अगर टेम्परेचर कम रहता है, आपने ज़्यादा की तो बात कर ली कि हाई टेम्परेचर रहता है तो ये नुकसान होता है, ये होता है। अगर लो टेम्परेचर रहता है तो ये चिलिंग इंजरी कॉज करता है, चिलिंग या फ्रीजिंग इंजरी कॉज करता है। मतलब टेम्परेचर कम रहा तो जो ठंड के कारण जो फल के ऊपर वाले उत्तक होते हैं वो एक तरीके से डैमेज्ड हो जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, वहाँ पे एक धब्बा बन सकता है अंदर तक, जो उसके पल्प तक को खराब कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट। लाइट जिसको आप प्रकाश कह सकते हो, ठीक है, एसेंशियल फॉर एंथोसाइनिन फॉर्मेशन। जो एंथोसाइनिन फॉर्मेशन होता है इसके लिए एसेंशियल होता है प्रकाश। एंथोसाइनिन एक कलर पिगमेंट है एक तरीके का, जो कुछ फलों के अंदर पाया जाता है, जिनमें भी कलर वाले हैं जितने भी, जैसे ग्रेप्स के अंदर कलर्ड ग्रेप्स हैं, इसके अलावा चिल्ली है, ब्रिंजल है, इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, एक्सपोज फ्रूट टू सनलाइट डेवलप्स द लाइटर वेट। अगर फलों को सनलाइट के अंदर ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो उनका वज़न कम हो जाता है फलों का। ठीक है, थिनर पील, जो उनकी छिलका होता है ऊपर वाली, जैसे किन्नू है, संतरा है, इनका जो छिलका होता है वो पतला हो जाता है। लोअर जूस, और जूस होता है और एसिड होता है वो लोअर हो जाता है, वो कम हो जाता है उसके अंदर। और टीएसएस जो होती है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, वो हायर हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर लाइट ज़्यादा रहती है तो जूस और एसिड कम हो जाता है और टीएसएस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल जैसे है सिट्रस और मैंगो, यानी कि जो नींबू वर्गीय फल हैं, जो आम है, इनके अंदर ऐसा होता है। इसके अलावा एक्सपोजर ऑफ पोटैटो टू लाइट कॉज ग्रीनिंग।
तुमने कई बार देखा होगा आलू आपके घर पे भी आता है तो वो ग्रीन कलर का रह जाता है, ऊपर से ग्रीन कलर का होता है, कोई कोई आलू होता है अंदर क्योंकि वो जो एक आध पोटैटो जो आलू बाहर रह जाता है जमीन के जिसको प्रकाश लग जाता है, वहाँ पे क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हो जाता है। वैसे तो ये कह सकते हो कि आप सोलेनिन उसमें एक सोलेनिन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अपने जानते हैं आलू एक ट्यूबर है, ठीक है, तो ट्यूबर एक मॉडिफाइड स्टेम है, और मॉडिफाइड स्टेम है तो स्टेम होने के कारण उसमें ग्रीन कलर आ जाता है, क्लोरोफिल का विकास होना स्टार्ट हो जाता है उसके तने की तरह, और जिसके कारण उसमें सोलेनिन का जो परसेंटेज होती है वो बढ़ जाती है। जो सोलेनिन अगर एक हद से ज़्यादा खाया जाए वो टॉक्सिक है, ठीक है। इसके अलावा हाई सनलाइट इंटेंसिटी कॉज सन स्कैल्ड इन सिट्रस एंड टोमेटोज एंड रिड्यूस द प्योर वाइट कलर ऑफ कॉलीफ्लावर। जो हाई लाइट इंटेंसिटी है मतलब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है तो जो सिट्रस है नींबू के अंदर जहाँ टमाटर के अंदर सन स्कैल्ड हो जाता है, झुलस जाता है फल। जहाँ जो टोमेटो है वहाँ पे उसके जो क्या होगा कि एक धब्बा बन जाएगा वाइट से कलर का, लाइटर कलर का, और वहाँ से सॉफ्ट हो जाएगा वो। इसके अलावा कॉलीफ्लावर के अंदर, फूल गोभी के अंदर भी यही होता है, जो उसका पूरा वाइट कलर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो थोड़ा सा ब्राउनिश सा कलर हो जाता है। मतलब इसीलिए उसमें अपने ब्लांचिंग करते हैं कॉलीफ्लावर के अंदर कि भाई वो सीधा डायरेक्ट लाइट के अंदर एक्सपोज ना हो और उसका जो कर्ड है वो वाइट कलर का ही बना रहे, ठीक है। तो उसको ऊपर से अपने ब्लांचिंग कर देते हैं। कुछ वैरायटियों की तो सेल्फ ब्लांचिंग हैबिट होती है पर ज़्यादातर के अंदर ये करना पड़ता है। इसके अलावा लो लाइट इंटेंसिटी कॉज थिन एंड लार्ज लीव्स इन लीफी वेजिटेबल्स। अगर लाइट इंटेंसिटी कम रहती है, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो मोटी बनती हैं और बड़ी बड़ी पत्तियों बनती हैं, ठीक है, बड़ी पत्तियों का विकास होता है जैसे पालक है, ठीक है, लेटूस है, ऐसी सब्जियों के अंदर। नेक्स्ट है रेन, तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर रेन कॉजेज क्रैकिंग इन ग्रेप्स, डेट, डेट होती है खजूर, ठीक है, लीची, लाइम्स, लेमन, टोमेटो, स्वीट पोटैटो, शकरकंद होती है, ठीक है, एक्सेट्रा। इट रिड्यूस अपीयरेंस एंड स्वीटनेस। जो रेन होती है, बरसात होती है, वैसे तो ये कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद भी होती है, पर कुछ जगह पे जहाँ पे एकदम से बरसात आती है, बहुत टाइम तक वहाँ पे बरसात नहीं होती, लॉन्ग ड्राई स्पेल के बाद एकदम से बरसात होती है, वहाँ पे कुछ फलों के अंदर जैसे ग्रेप्स है, लाइम, लेमन है, इनके अंदर क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, ये फल फटना स्टार्ट हो जाते हैं। डेट के अंदर भी रेन एक नुकसान पैदा करती है कि भाई उस टाइम अगर वो पकने वाला होता है उस समय अगर बरसात हो जाती है तो उसका फल की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसीलिए जो राजस्थान, जहाँ अपने इंडिया के अंदर जो भी फल का डेट का उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर, तो वहाँ पे उसको पहले ही जो लास्ट वाली इसकी पिंड वाली होती है उससे पहले ही तोड़ लिया जाता है। इसको ज़्यादातर जो डांग स्टेज होती है उस पे ही इसको हार्वेस्ट कर लेता है, क्योंकि उसके बाद अपना जो मानसून है उस टाइम मानसून आ जाता है, मानसून के कारण जितने भी फल होते हैं वो क्वालिटी उसकी ख़राब कर देता है बरसात। इसके अलावा ये अपीयरेंस और स्वीटनेस को भी कम कर देती है फलों के अंदर। अगर बरसात आती है, अपीयरेंस मतलब उसकी लुकिंग, दिखाई देता है जैसा फल, उसकी क्वालिटी को डिटोरेट करती है इस हिसाब से। इसके अलावा विंड है, आंधी कह लो, हवा कॉज ब्रोचिंग, स्क्रैचिंग एंड कॉर्की स्कार सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि आपके फल आ रखे हैं, पकने वाले हैं, उसी टाइम आंधी चली तो जितने भी फल उस पेड़ पे लगे हुए हैं वो एक दूसरे के साथ घिसेंगे, या टहनियों के साथ घिसेंगे, या फिर जो नींबू है उसके ऊपर कांटे होते हैं उनके साथ घिसेंगे तो उन पे स्क्रैच आ जाएंगे, ठीक है, और उसके ऊपर कॉर्की स्कार्स बन जाएंगे। बाद में कैंकर की बीमारी भी लग सकती है, मतलब कैंकर भी हो सकता है उन पे, सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो और लीफी वेजिटेबल के अंदर भी ये आंधी जो है नुकसान पैदा करती है, भाई उसके अंदर भी पत्तियों के ऊपर स्क्रैच पड़ जाते हैं। देख लेना कभी भी आंधी आई है और पालक है उसके ऊपर, आपको उस टाइम जो भी बरसात के सॉरी आंधी के टाइम में पालक आएगा दूसरे दिन, उस पर आपको स्क्रैच मिलेंगे, पत्तियों के ऊपर कटी फटी पत्तियां मिलेंगी, ठीक है। तो क्वालिटी को डिटोरेट करता है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी रिड्यूस द कलर एंड टीएसएस एंड इंक्रीज एसिडिटी इन सिट्रस। हाई ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो ये कलर को रिड्यूस करती है, मतलब कलर ज़्यादा पैदा नहीं होने देती, और टीएसएस होता है जो टोटल सॉल्यूशन रिड्यूस करती है, कम करती है। इसके अलावा एसिडिटी जो सिट्रस के अंदर होती है, मतलब मिठास कम करके एसिडिक फ्रूट पैदा होते हैं, जो फल तोड़ेंगे ना सिट्रस वाले,
वो थोड़े खट्टे होंगे जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी। तो इंक्रीज एसिडिटी, एसिडिटी को इंक्रीज करती है सिट्रस के अंदर, ग्रेप्स के अंदर और टोमेटो के अंदर। बट ऑन अदर हैंड इट इज़ नीडेड फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ बनाना, लीची एंड पाइनएप्पल। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो भी ट्रॉपिकल फल हैं जैसे बनाना है, लीची है और पाइनएप्पल है, इसकी क्वालिटी को ये बढ़ाती है। कल्चरल फैक्टर, इसमें भी पहला है मिनरल न्यूट्रिशन, मतलब कल्चरल फैक्टर के अंदर अपने पहले जो फर्टिलाइजर देते हैं या न्यूट्रिएंट्स देते हैं उनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला है नाइट्रोजन। हाई नाइट्रोजन रिड्यूस द एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट, मतलब विटामिन सी जो होता है, एस्कॉर्बिक एसिड कह सकते हो या विटामिन सी, उसके कंटेंट को नाइट्रोजन रिड्यूस करता है, कम करता है। टीएसएस एंड एसिड रेशियो को भी कम करता है। कीपिंग क्वालिटी बट इंक्रीज, जो कीपिंग क्वालिटी होती है मतलब उसको काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखने की जो उसकी क्वालिटी होती है, मतलब उसको लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाओगे आप, उसकी क्वालिटी को भी रिड्यूस करती है। इसके अलावा बट इंक्रीज थियामीन, राइबोफ्लेविन, मतलब विटामिन बी 1 और बी 2 को ये इंक्रीज करता है। कैरोटीन को भी ये इंक्रीज करती है नाइट्रोजन। एंड एग्जाम्पल है जो सिट्रस और स्पिनच, मतलब पालक के अंदर और सिट्रस जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनके अंदर ये ऐसा करता है। इट्स डेफिशिएंसी रिड्यूस साइज ऑफ फ्रूट्स, और इसकी जो डेफिशिएंसी होती है, मतलब नाइट्रोजन अगर कम होगी आपके फील्ड में, अगर डेफिशिएंसी रहती है तो फल छोटे रह जाएंगे, आकार में उनका साइज छोटा होगा। इसके अलावा फास्फोरस है। हाई फास्फोरस डिक्रीज साइज, वेट, विटामिन सी। जो हाई फास्फोरस होता है, अगर फास्फोरस ज़्यादा रहता है फील्ड के अंदर जब दिया जाता है तो ये साइज को कम करता है, वेट को कम करता है, डिक्रीज करता है, विटामिन सी को भी कम करता है सिट्रस के अंदर। ठीक है, सिट्रस एग्जांपल है इसका। इट्स डेफिशिएंसी कॉज पुअर अपीयरेंस ऑफ फ्रूट्स, और इसकी जो कमी होती है वो फल की अपीयरेंस कह लो या उसकी जो लुक होती है उसको ख़त्म कर देती है, मतलब उसकी अपीयरेंस सही नहीं बनती, दिखने में अच्छा नहीं होता अगर डेफिशिएंसी रहती है तो। पोटेशियम, ये भी इंक्रीज साइज, वेट एंड विटामिन सी, ये इंक्रीज करती है। अगर पोटेशियम ज़्यादा होता है तो ये इंक्रीज करता है सिट्रस के अंदर। और इसकी डेफिशिएंसी जो रहती है कॉज अनइवन राइपनिंग, अगर डेफिशिएंसी रहती है तो अनइवन राइपनिंग होती है, मतलब एक साथ न पकना, कुछ फल पक गए कुछ फल नहीं पके। ठीक है, अपने चाहते हैं कि एक साथ फल पके अपने तोड़ सकें, तो ऐसा नहीं है, फिर अपने को बार बार प्लकिंग करनी पड़ती है, अनइवन राइपनिंग होती है फलों की अगर इसकी कमी रहती है तो। इसके अलावा कैल्शियम, इंक्रीज फ्रमनेस ऑफ मैनी फ्रूट्स, जो कैल्शियम होता है, जो फ्रमनेस होती है पल्प की, उसको इंक्रीज करता है मैं बहुत से फलों के अंदर, जैसे एप्पल है, मैंगो है, गुआवा है, टोमेटो है, मतलब वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो फ्रमनेस ठीक होगी फल की, अच्छा सॉफ्ट होगा। इसके अलावा मैग्नीशियम इंक्रीज साइज, वेट एंड विटामिन सी, वैसे ही जो मैग्नीशियम है ये फल के साइज को बढ़ाता है, वेट को बढ़ाता है और विटामिन सी कंटेंट को बढ़ाता है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। इसके अलावा जिंक है, ये भी इंक्रीज करता है साइज, वेट और विटामिन सी को सिट्रस के अंदर। और डेफिशिएंसी कॉज स्ट्रैगल क्लस्टर इन ग्रेप्स, और डेफिशिएंसी जो होती है ये स्ट्रैगल क्लस्टर इन ग्रेप्स के अंदर एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करती है। ठीक है, इसके अलावा बोरोन है। डेफिशिएंसी कॉज फ्लैश ब्राउनिंग इन सिट्रस, बोरोन जो होता है ये डेफिशिएंसी अगर रहती है तो फ्लैश ब्राउनिंग इन फ्रूट्स, जो मतलब उसकी फ्लैश होती है, जो उसका ये कह लो कि पल्प होती है, वो ब्राउन कलर की हो जाती है बहुत से फ्रूट्स के अंदर, जैसे आंवला है। ठीक है, इसके अलावा गमी डिस्कलरेशन ऑफ एल्बिडो इन सिट्रस। एल्बिडो होता है एक स्पंजी पार्ट, जो छिलके के या पील के नीचे वाला जो स्पंजी पार्ट होता है सिट्रस के अंदर, उसको एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, मतलब एक वाइट सी कलर की एक लेयर और पाई जाती है ना, आपने कभी भी कोई ज़्यादातर और उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्या कहते हैं अपने स्वीट ऑरेंज के अंदर, मौसमी के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, वाइट से छिलका और ऊपर रहता है, अगर आपने ऊपर वाला छिलका ग्रीन वाला उतार दें उसके नीचे एक छिलका और रहता है वाइट से कलर का, हल्का हल्का सा चिपका हुआ सा, उसको हटाते हैं, उसको एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर गमी, एक गम की तरह डिसकलरेशन, जहाँ एक धब्बे बन जाते हैं गम के। उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकम हार्ड एंड मिसशेपन, जो सब्जियां होती हैं और फल होते हैं वो थोड़े कठोर हो जाएंगे, और उनकी जो शेप होगी एक्चुअल में जैसी शेप होनी चाहिए वैसे नहीं होंगे। ठीक है, मतलब अलग उबड़ खाबड़ और ऊंचे नीचे से बनेंगे। इसके अलावा कैबेज, टर्निप एंड कॉलीफ्लावर आर सेंसिटिव टू बोरोन डेफिशिएंसी। इसके अलावा जो
कैबेज है, पत्ता गोभी, टर्निप, शलगम, ठीक है। इसके अलावा फूल गोभी है। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फसलें हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर बोरोन की डेफिशिएंसी रहती है तो। इसके अलावा कॉपर है। कॉपर डेफिशिएंसी कॉज इरेगुलर ब्लॉचेस ऑन सिट्रस फ्रूट एंड स्पॉइल द अपीयरेंस। डेफिशिएंसी जो होती है वो उसके कारण जो इरेगुलर अनियमित धब्बे कह लो उसके ऊपर फल के अंदर दिखाई देंगे आपको, और उसकी जो अपीयरेंस होती है उसको ये ख़त्म कर देता है। इसके अलावा है नेक्स्ट अपना जो कल्चरल के अंदर आता है ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर्स जो भी आप उसमें ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव करते हो, कोई तो सीड ना बनने के कारण के लिए डालते हो, जैसे मतलब पार्थेनोकार्पिक आपको फ्रूट डेवलप करना है तो उसके लिए डालते हो, कुछ साइज इंक्रीज करने के लिए भी डालते हो, ठीक है। तो अपने पहले आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। इंक्रीज फ्रूट साइज इन लोकार्ट। जो ऑक्सीजन है ये फल का साइज को बढ़ाता है लोकार्ट फल के अंदर, जैसे 2,4,5-T का अगर छिड़काव करते हैं तो, ठीक है। अगर मैंडेरिन के अंदर नैप्थेलिक एसिड का करते हैं तो ये फ्रूट साइज को बढ़ाता है। और TSS इन मैंगो 2,4-D का अगर छिड़काव करते हैं मैंगो के अंदर तो ये TSS को बढ़ाता है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स को ये बढ़ाता है आम के अंदर। जिब्रेलिक एसिड है, ये इंक्रीज साइज एंड वेट ऑफ ग्रेप्स बेरीज। ये जो ग्रेप्स होता है अंगूर होता है उसके जो बेरीज होती हैं, मतलब अंगूर अलग अलग अंगूर होते हैं, उनके साइज को भी और उनके वेट को बढ़ाता है। इसके अलावा एप्रिकोट के अंदर और स्ट्रॉबेरी के अंदर भी यही कुछ काज करता है, यही काम करता है। इसके अलावा कॉजेज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इन फिग, गुआवा, ग्रेप्स, टोमेटोज। पार्थेनोकार्पिक मतलब सीडलेस बीज, सीडलेस फ्रूट, ठीक है, मतलब जिसमें बीज ना बने। ऐसे फल पैदा करने के लिए भी जिब्रेलिक एसिड यूज किया जाता है। फिग के अंदर, अंजीर, गवावा, अमरूद समझते हो, ग्रेप्स के अंदर और टोमेटो के अंदर अगर अपने को बीज रहित फल पैदा करने हैं तो इसका छिड़काव किया जा सकता है। इट रिड्यूस डिसकलरेशन सॉरी डिसऑर्डर्स ऑफ फ्रूट्स। एग्जाम्पल वाटर स्पॉट एंड कॉर्की स्पॉट इन सिट्रस। वाटर स्पॉट मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो नींबू होता है उसके ऊपर एक जल आसक्त धब्बा बन जाता है, पानी जैसा गला हुआ सा, तो उससे, और कोर्की स्पॉट बनते हैं उससे सिट्रस के अंदर, उनको ये रिड्यूस करता है। इसके अलावा साइटोकिनिन है। मैंडेरिन मेंटेन ग्रीन कलर ऑफ लीफी वेजिटेबल्स एंड कॉज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इन फिग। जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक है या ऐसी और भी सब्जियां हैं, उनके अंदर ये ग्रीन कलर को मेंटेन करता है, मतलब उनमें एक ज़्यादा ग्रीन कलर रहेगा। इसके अलावा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी पैदा करता है फिग के अंदर, अंजीर के अंदर। इथाइलिन इथेफोन इंक्रीज एंथोसाइनिन, ठीक है। एंथोसाइनिन को इथेलिन जो इथेफोन एक इसका कंपाउंड है वो इसको इंक्रीज करता है, एंथोसाइनिन को, पिगमेंट को, जो कलर्ड ग्रेप्स के अंदर पाया जाता है, प्लम के अंदर पाया जाता है, एप्पल, चिल्ली और ब्रिंजल, ठीक है, कलर्ड जितने भी फल सब्जी उनमें। और जहाँ फिर कैरोटीनोइड्स को भी इंक्रीज करता है, जैसे मैंगोज के अंदर पाया जाता है, गुआवा के अंदर होता है, पपाया के अंदर होता है, सिट्रस के अंदर होता है, टोमेटो के अंदर कैरोटीनोइड्स होते हैं, कैरोटीन का एक, ठीक है। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड एंड TSS एंड रिड्यूस टैनिन्स, और ये एस्कॉर्बिक एसिड और TSS को भी बढ़ाता है। इसके अलावा रिड्यूस करता है टैनिन को, जैसे ग्रेप्स और डेट के अंदर जो टैनिन होता है उसको ये रिड्यूस करता है। एंड एसिडिटी, जो ग्रेप्स और मैंगो टोमेटो के अंदर एसिडिटी होती है उसको कम करता है। ग्रोथ रिटार्डेंट, LRB9 जो है एक ग्रोथ रिटार्डेंट है, मतलब ये तो ग्रोथ रेगुलेटर थे जो ग्रोथ को बहुत बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है, ये ग्रोथ को कम करते हैं। अलार, साइकोसेल, ऐसे बहुत से और भी हैं। तो अलार जो है इंक्रीज कलर इन फ्रूट्स, ये इन फलों के कलर को बढ़ाता है। एग्जाम्पल एप्पल, चेरी, एप्रिकॉट के अंदर ये फल के कलर को बढ़ाता है। मैलिक हाइड्राजाइड इनहिबिट स्प्राउटिंग इन ऑनियन बल्ब्स। जो मैलिक हाइड्राजाइड होता है, ठीक है, ये भी एक ग्रोथ रिटार्डेंट है। ये भी स्प्राउटिंग जो बल्ब की होती है उसको इनहिबिट करता है, उसकी स्प्राउटिंग को, प्याज की जो स्प्राउटिंग हो रही होती है, मतलब पड़े पड़े वो स्प्राउट होने लग जाता है, उसको ये रिड्यूस करता है, उसकी स्प्राउटिंग को कम कर देता है। फिर है रूट स्टॉक। रूट स्टॉक इन सिट्रस, ट्रॉयर एंड कैरिजो, जिसको आप सिट्रेंस कह देते हो। रूट स्टॉक प्रोड्यूस द फ्रूट ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी। अगर सिट्रस के अंदर, सिट्रस की कोई भी स्पीसीज जैसे मैंडेरिन, ऑरेंज, अपने जो भी जिसको भी प्रोडक्शन लेते हैं उसके अंदर ट्रॉयर या कैरिजो,
ये दोनों रूट स्टॉक यूज़ किए जाते हैं, तो फल जो आएंगे वो एक्सीलेंट क्वालिटी के होंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फल मिलेंगे आपको। भले वो नारंगी है, भले वो मैंडेरिन की कोई और किन्नू या ऐसी कोई है किस्म, जहाँ लेमन है, नींबू है उसके अंदर। इन गुआवा सीजियम प्यूमिलम रूट स्टॉक इंक्रीज शुगर। जो सिट्रस सॉरी सीजियम प्यूमिलम होता है रूट स्टॉक अगर यूज़ करते हैं एज ए रूट स्टॉक, ठीक है। रूट स्टॉक समझते होगे कि जब अपने पौधे तैयार करते हैं तो उसमें दो भाग होते हैं, ठीक है। एक तो सायन और एक रूट स्टॉक। तो रूट स्टॉक नीचे वाला जो जड़ वाला भाग उसके ऊपर अपने सायन को प्लेस करते हैं, भले बड़ के रूप में करें, भले उसके अंदर एक पूरी शाखा को सायन के रूप में लगाएं, ठीक है। तो अगर अपने एज ए रूट स्टॉक सीजियम प्यूमिलम को यूज़ करते हैं तो ये शुगर कंटेंट को बढ़ाता है फल के अंदर। और अगर सीजियम कुजाविलिस को यूज़ करते हैं तो ये एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट को फ्रूट के अंदर बढ़ाता है। मतलब अगर इस रूट स्टॉक को यूज़ किया गया तो फल थोड़े ज़्यादा मीठे होंगे, प्यूमिलम, ठीक है। अगर इसको क्यूजेविलिस को यूज़ करते हैं तो ये थोड़े से खट्टे ज़्यादा होंगे। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी इसमें ज़्यादा होगा। इरिगेशन, एक्सेस इरिगेशन कॉज हाई एसिडिटी। अगर ज़्यादा पानी देते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है फलों के अंदर, मतलब फल खट्टे ज़्यादा रहेंगे। और डेफिशिएंसी ऑफ मॉइस्चर रिड्यूस फ्रूट साइज। अगर डेफिशिएंसी रहती है, कमी रहती है पानी की, तो फल का साइज कम हो जाएगा। जूस कंटेंट, उसमें जो जूस होगा, रस होगा, वो कम होगा। इंक्रीज थिकनेस ऑफ पील, और जो पील या छिलका होता है उसकी थिकनेस वो मोटी होगी, ठीक है, अगर डेफिशिएंसी रहती है तो। इसके अलावा प्रूनिंग, इट अफेक्ट द साइज, कलर, एसिडिटी एंड शुगर कंटेंट ऑफ ग्रेप्स, फालसा, बेर, पीच, एप्पल एक्सेट्रा। मतलब ये भी प्रूनिंग भी प्रभावित करती है किसी न किसी प्रकार से फल के साइज़ को। अगर अपने बहुत ज़्यादा मात्रा में फल आ रहा है, एक तरीके से कह लो कि अपने प्रूनिंग नहीं की तो उस पर फलन ज़्यादा होगा, ठीक है। पौधा ग्रोथ नहीं लेगा तो फलन ज़्यादा होगा। तो उसके ऊपर जहाँ कह लो कि उसके ऊपर जितने भी फल लगेंगे उनका साइज़ कम रह जाएगा। कलर भी हो सकता है उसमें भी दिक्कत आए, उसके फल भी थोड़े खट्टे रहेंगे, एसिडिटी ज़्यादा होगी, शुगर कंटेंट कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है थिनिंग। थिनिंग इन ग्रेप्स, डेट्स, पीचेस, प्लम एक्सेट्रा इंक्रीज साइज, कलर, एसिडिटी एंड शुगर कंटेंट ऑफ फ्रूट। जो थिनिंग होती है, थिनिंग से समझ ही गए होगे, विरलीकरण कह देते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में उन चीज़ों को हटाना, भले ही वो पत्ते हों, भले ही वो फल हों, जब भले ही वो ब्लॉसम्स फूल हों, तो वो थिनिंग कहलाती है। ये भी फल के साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, कलर को भी इंक्रीज़ करते हैं, एसिडिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं, और शुगर कंटेंट ऑफ फ्रूट के ये इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा ग्रिडलिंग, इन ग्रेप्स इंक्रीज साइज, कलर एंड शुगर कंटेंट ऑफ द बेरीज। ग्रिडलिंग मैंने बताया था, एक छल्ले के आकार की छाल को निकालना छल्ले के रूप में, ठीक है। ग्रिडलिंग मैंने तुम्हें फर्स्ट ईयर के जो कोर्स चला था बेसिक हॉर्टिकल्चर उसमें भी पढ़ाया था ग्रिडलिंग क्या होती है। तो ग्रिडलिंग तुम वहाँ से देख लेना। तो जो छल्ले के आकार में छाल को निकालते हैं, इससे क्या होता है कि जो बेरीज होती हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इकट्ठा होता है, जिससे फल का साइज़ भी इंक्रीज होगा, कलर भी अच्छा बनेगा, और शुगर कंटेंट ज़्यादा रहेगा बेरीज के अंदर। इसके अलावा वैरायटीज़, वैसे भी वैरायटी के बारे में अगर मैं ना बताऊं तो भी तुम जानते हो कि अलग अलग वैरायटी के अपने अपने गुण होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ क्वालिटीज़ के अंदर शेप अलग होती है, किसी के अंदर टीएसएस ज़्यादा होता है, किसी के अंदर, तो उसकी क्वालिटी भी वैसे ही पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी रहती है। मतलब अगर अपन तुड़ाई के बाद देखेंगे तो अगर जो वैरायटी है वो उसके गुण वैसे ही रहेंगे जैसे वो। अब आप अपने ऐसे तो नहीं कह सकते कि एक वैरायटी की कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब उसको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। पर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं, जो फल होते हैं उनके बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक उनको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, ठीक है। बहुत जल्दी वो खराब हो जाते हैं। तो वैरायटी भी कुछ ना कुछ हद तक उस चीज़ को प्रभावित करती है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड स्प्रे रिड्यूस में गिव राइज ऑफ फ्लेवर टेंट्स इन द प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स। पेस्टिसाइड के जो रेजिड्यूज जो होते हैं, मतलब कुछ उनका रह जाता है फल के अंदर, तो वो ऑफ स्मेल कह लो, एक तरीके की जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोसेस प्रोडक्ट बनता है, उसके अंदर ऑफ स्मेल देती है। और एक्सेस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए हैं तो ये हार्मफुल भी हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, अपने मेटाबॉलिटीज़ के। और टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी नॉट नेसेसिटी टू डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जरूरी नहीं है कि उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो प्रोसेसिंग के अंदर ख़त्म हो जाए,
वो अपने शरीर को हार्म कर सकती है बाद में भी, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने टॉक्सिक या पेस्टिसाइड का छिड़काव किया है उस फसल पे। डिजीज एंड पेस्ट बोथ आर हार्मफुल फॉर टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो डिजीज और पेस्ट होते हैं दोनों ही हार्मफुल होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है। क्योंकि जितनी भी डिजीज अगर लग गई कोई फल की, उसकी पोस्ट क्वालिटी क्या रहेगी बाद में, वो तो वैसे भी पहले ही खत्म हो चुका है, बाद में अगर थोड़ा बहुत भी किसी के अंदर डिजीज है तो वो पहले ही खराब हो जाएगा। जैसे ही हार्वेस्ट किया उसकी कीपिंग क्वालिटी नहीं होगी इतनी ज़्यादा, और उसको आगे भी उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं रहेगी तो उसको आगे प्राइस नहीं मिलेगा। पेस्ट से भी ऐसा ही होता है, अगर कोई इंसेक्ट ने अटैक कर रखा है, कोई खाया हुआ फल है जिसके अंदर कोई आपको लगता है कि लट है या सुंडी है, आप सब्जी के बारे में देख लो, मार्केट में चले जाना, बैंगन के अंदर आपको मैक्सिमम जो फ्रूट बोरर है वो मिल जाएगा, आप कभी भी उस फल को एक्सेप्ट नहीं करोगे वहाँ से मार्केट से, आप अच्छे अच्छे ढूंढ ढूंढ के लेके आओगे कि जिसके अंदर वो आपको लगेगा कि इंसेक्ट नहीं है, तो उसकी क्वालिटी को ख़राब करते हैं। इसके अलावा मैच्योरिटी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी इन नो काज case injured or damaged, otherwise injuries such as skin abrasion and tissues brushing will reduce appearance and may be source of infection। जो फल और सब्जियां होती हैं ये किसी भी तरीके से डैमेज या इंजर्ड नहीं होनी चाहिए, घायल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनके अगर स्किन के ऊपर कोई एब्रेशन है, मतलब उसके अंदर कोई कट है, जहाँ कह लो कि उसके टिश्यू के अंदर कोई घाव है, तो वो आगे उसकी एक तो क्वालिटी को डिटोरेट कर देगा और आगे बाद में एक इन्फेक्शन का सोर्स भी बनेगा, मतलब उसमें हो सकता है आगे चल के कोई बीमारी अटैक कर दे उस फल के ऊपर। थैंक यू।